जो भी हिस्ट्री लिखी जाती है वो सोर्सेज के बेसिस पे लिखी जाती है। इनफैक्ट हिस्ट्री और माइथोलॉजी के बीच में यही डिफरेंस होता है। हिस्ट्री में हमारे पास हमेशा सोर्सेज होते हैं। अर्ली मिडिवल ऐसा पार्ट है जिसमें कि इंडिया के अंदर फ्यूडलिज्म था, इंडिया की पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी और रिलीजन के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे। तो लास्ट आती है 18th सेंचुरी, जिसमें कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन करता है, औरंगजेब उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और उनके बाद किस टाइप का स्टेट सिस्टम इंडिया में डेवलप होता है ना। 3 टाइप की स्टेट्स आती हैं, सक्सेसर स्टेट होती है, रेबल स्टेट्स होती हैं एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो सिलेबस हिस्ट्री ऑप्शन में बहुत अच्छे से डिफाइंड है। अच्छे से आपको इसको समझना है और धीरे धीरे करके ये जानना है क्या बेस्ट तरीका है इसको पढ़ने का। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर लेटेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। अब हम हिस्ट्री ऑप्शनल की हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो पहला एरिया है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इसका सिलेबस। देखिए, सिलेबस जो है वो 4 हिस्से में डिवाइडेड है, वो सबको पता है। एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। लेकिन इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिक एरियाज हैं जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसको प्रिपेयर करना ही चाहिए बहुत अच्छे से, एक बार जल्दी से उसको समझ लेते हैं। ब्रीफ में समझाऊंगा ताकि सब बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें और साइड बाय साइड टाइम भी आपको मिनिमम लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद सिलेबस डिस्कशन। तो सिलेबस में सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है एंशिएंट इंडिया। देखिए, एंशिएंट इंडिया का जो सिलेबस है वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 12 पार्ट्स में हम किस तरीके से समझते हैं। पहला पार्ट है सोर्सेस। सोर्सेस का देखिए बहुत ज़्यादा महत्व है हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर। जो भी हिस्ट्री लिखी जाती है वो सोर्सेस के बेसिस पे लिखी जाती है। इनफैक्ट हिस्ट्री और माइथोलॉजी के बीच में यही डिफरेंस होता है। हिस्ट्री में हमारे पास हमेशा सोर्सेज होते हैं और सोर्सेज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक लिटरेरी सोर्सेज होते हैं और दूसरे होते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, है ना। तो इन दोनों सोर्सेज के बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं इंस्क्रिप्शंस हो गया, कॉइन्स हो गया, ये सारे के सारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में सारे लिटरेरी सोर्सेज जो वैदिक एरा से स्टार्ट होते हैं, हमारा 15th सेंचुरी बीसी से एंड ऑल द वे कंटिन्यू करते हैं ऑल द वे अप टू अर्ली मिडिएवल। तो पहला हमारा टॉपिक आता है सोर्सेज। सेकंड हमारा टॉपिक आता है जिसमें हम प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री वो पार्ट है जिसमें कि हमारे पास कोई भी राइटिंग की इन्वेंशन नहीं थी, और प्रोटो हिस्ट्री वो पार्ट है जिसमें राइटिंग सिस्टम तो आ गया था बट उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाते। तो प्री हिस्ट्री में मोटा मोटा पूरा स्टोनेज आ जाता है, इनफैक्ट चैल्कोलिथिक कल्चर भी इसके अंदर आता है। प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग से एक पूरा टॉपिक भी है, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जो कि ज़्यादा स्पेसिफिकली रेलिवेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से यूपीएससी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, रेगुलर लेवल पे क्वेश्चन पूछता है। उसका ओरिजिन हो गया, डिक्लाइन हो गया, फीचर्स हो गए, हर तरीके के। इनफैक्ट आर्ट पे पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है, 24 में भी आया और 25 में भी आया। नेक्स्ट आता है मेगालिथिक कल्चर। सदर्न इंडिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, डेक्कन में भी काफी एरियाज में है। मेगालिथिक कल्चर के आसपास काफी क्वेश्चन यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में पूछे हैं। नेक्स्ट आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। दोनों के फीचर्स पढ़ते हैं, उनकी पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, हर चीज को हम समझेंगे ऑप्शनल के अंदर। देन नेक्स्ट पार्ट आता है जब इंडिया में पहली बार स्टेट सिस्टम डेवलप होता है, एक स्टेट का डेवलपमेंट होता है, महाजनपदा। 16 मेजर महाजनपदा जो है उनकी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद साइड बाय साइड वी सी द राइज ऑफ 2 मेजर रिलीजन्स, दैट इज बुद्धिज्म एज वेल एज जैनिज्म। एक जो महाजनपद था मगध, वही इवेंचुअली बन जाता है, मौर्यन एम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, उनकी पॉलिसीज, धम्मा, रिक्लाइन किस तरीके से होता है, सारा का सारा पार्ट हम इसके अंदर पढ़ते हैं। देन एक नेक्स्ट फेज आता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इंडिया के अंदर बहुत सारी इन्वेजन्स होती है इस टाइम पे, इंडो ग्रीक, शाकास, कुशानास, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। किस टाइप के आर्ट फॉर्म्स, किस टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम, किस टाइप के सोसाइटल चेंजेस इस टाइम पे आते हैं, वो यूपीएससी आपसे पूछती है। सदर्न इंडिया में अगर हम देखें तो वहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आते हैं। एक है राइज ऑफ सतवनास एंड सेकंड वी सी अबाउट द राइज ऑफ द वेरियस स्मॉल चीफ्टेन्स। संगम एज के अंदर जो हम बोलते हैं चोलास, चेरास एंड पांड्यास, उन सब के बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। लास्ट में हम पढ़ते हैं गुप्तास, वकाटकास और वर्धनास के बारे में, जहाँ पे राइज ऑफ फ्यूडलिज्म शुरू हो जाता है। गुप्ता से कुछ कुछ मेजर अचीवमेंट्स भी हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, लिटरेचर को लेके, वो हमें डिस्कस करनी पड़ती हैं। देन बहुत सारी रीजनल स्टेट्स हैं जो गुप्ता एरा में अवेलेबल थी, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड हम पढ़ते हैं इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री।
टेम्पल आर्किटेक्चर किस तरीके से डेवलप हुआ, ये सारे टॉपिक्स आते हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर। तो ये तो हमने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया, ठीक है, कि ये 12 टॉपिक हैं, 12 थीम्स हैं। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम कौन कौन सी है, जल्दी से मार्क करवा देता हूँ, उसको हमेशा याद रखना। सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्यन एंड वैदिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महाजनपदास और मौर्यन एम्पायर। ये 4-5 ऐसी थीम्स हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑन एन एवरेज हर साल क्वेश्चन निकल के आ ही जाता है, एक आधा साल होगा तब नहीं आएगा, लेकिन आते बहुत ज्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मिडिएवल की तरफ। जब हम मिडिएवल की तरफ चलते हैं तो मिडिएवल में जो सबसे पहला पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं अर्ली मिडिएवल। अर्ली मिडिएवल ऐसा पार्ट है जिसमें कि इंडिया के अंदर फ्यूडलिज्म था, इंडिया की पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी और रिलीजन के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे। तो यूपीएससी स्टार्टिंग में आपसे अर्ली मिडिएवल पीरियड के बारे में पूछती है, राजपूत के बारे में पूछती है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है उसके बारे में पूछती है। ये वाला पार्ट ऐसा है जो कभी एंशिएंट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी बार मिडिएवल में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है कल्चरल ट्रेडिशंस इन इंडिया। कल्चरल ट्रेडिशंस के अंदर हम पढ़ते हैं किस तरीके से फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट होता है। हम आइडियाज पढ़ते हैं शंकराचार्य के, और उनके बाद जितने भी आचार्य आए हैं, रामानुजाचार्य, जो भी इंपॉर्टेंट आचार्यज हैं, उनके आइडियाज हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट अगेन अर्ली मिडिएवल पीरियड के अंदर ही आ जाता है। सही से अगर हम बात करें मिडिएवल हिस्ट्री की, 13वीं सेंचुरी से स्टार्ट होती है। दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है 1206 में, और उसके बाद शुरू होता है इंपॉर्टेंट सुल्तान्स का पीरियड। उसके अंदर भी आपको पता है 5 डायनेस्टीज है, उनके बारे में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, तो वहां से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। फिर खिलजीज के बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है इसके बारे में। थर्ड डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं टुवर्ड्स द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, वो सारी चीजें आती हैं। मिडिएवल में कई बार बच्चों को लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल क्वेश्चन आते हैं, नहीं भाई, सोसाइटी, इकोनॉमी, इन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें उनके बारे में पूरा पढ़ना पड़ता है। उनकी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर को लेके, इंडस्ट्री को लेके, सोसाइटी के फीचर्स, कल्चर, राइज ऑफ पर्शियन लिटरेचर, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम प्रोविंशियल डायनेस्टीज, उनके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। बंगाल हो गया, कश्मीर हो गया, या फिर गुजरात हो गया। दो बहुत प्रोमिनेंट डायनेस्टीज हैं जो डेक्कन और साउथ से आती हैं, एक बहामनी है और दूसरी है विजयनगर। ये दोनों की दोनों डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही डेवलप हुई थी। इनके भी फीचर्स बहुत डिटेल में हमें पढ़ने होते हैं। साइड बाय साइड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लेटर डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिनमें से सैयद आता है और लोधीज आते हैं। लोधीज के टाइम पे फिर डिक्लाइन भी आता है, सबको पता है। एंड द एम्पायर which is the most prominent empire of the India of the medieval period, that is the Mughal empire, उसको बाबर एस्टैब्लिश करते हैं। फिर बाबर के बारे में कुछ क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेते हैं। लगभग सेम टाइम पर ही हम देखते हैं पोर्चुगीज का भी अराइवल होता है, एक इंटरेक्शन होता है यूरोपियंस का और इंडियंस का, वो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है, 24 में भी 25 में भी। नेक्स्ट सोसाइटी और कल्चर आपसे पूछा था 15th-16th सेंचुरी का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल मिडिएवल हिस्ट्री इज अकबर। अकबर से बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, हर चीज के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। स्पेसिफिक की बात करूं तो राजपूत पॉलिसी हो गया, मनसबदारी सिस्टम हो गया, ये सब का सब अकबर से लिंक्ड है, या फिर उनका सुलह कुल सिस्टम हो गया। तो सारी की सारे ऐसे एरिया है जिससे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी, जितने भी इनके सक्सेसर्स हैं, जहांगीर, शाहजहां एंड लेटर ऑन औरंगजेब, हर किसी की यही सेम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी हमें डिस्कस करनी होती है। कल्चरल डेवलपमेंट पढ़नी पड़ती है उनके टाइम पे, कि लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट हुआ, पेंटिंग में क्या डेवलपमेंट हुआ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ। शाहजहां का जो टाइम था सबसे बड़ा आर्किटेक्चर के लिए वो डेवलपमेंट का टाइम था। वही सोसाइटी और इकोनॉमी भी पढ़नी पड़ती है हमें इसकी ना। कई बार हम एक्चुअली ना सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उससे काम नहीं चलता है ऑप्शनल के अंदर। वो इससे बेसिक से जीएस में काम चल जाएगा, ऑप्शनल में काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर जितना भी कल्चरल डेवलपमेंट है मुगल एम्पायर की, उसके लिए एक स्पेसिफिक यूनिट है। वहीं हम बात करें लास्ट आती है 18th सेंचुरी, जिसमें कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन करता है, औरंगजेब उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और उनके बाद किस टाइप का स्टेट सिस्टम इंडिया में डेवलप होता है ना। 3 टाइप की स्टेट्स आती हैं, सक्सेसर स्टेट होती है, रेबल स्टेट्स होती हैं, एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उनके बारे में पढ़ते हैं। राइज ऑफ मराठास, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये पूरा फेज यहाँ पे निकल के आ जाता है। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द राइज ऑफ सिख्स, ओके, पहले एज अ पार्ट ऑफ रिलीजन, लेटर ऑन एज अ पार्ट ऑफ ए स्टेट सिस्टम ऑल्सो। तो वो भी हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि एंशिएंट 12 यूनिट्स में, वैसे मिडिएवल भी 12 यूनिट्स में डिवाइडेड है। एंड ये पूरा अगर हम पार्ट कर लें तो वो पेपर 1 हमारा बन जाता है। देखिए सिलेबस के अंदर कहीं भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि मैप का क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी सेक्शन ए में यूपीएससी जो एंशिएंट इंडिया है वहां से एक 50 नंबर का मैप का क्वेश्चन पूछता है। ये पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन है, सिलेबस में नहीं लिखा है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे, वो भी हम बाद में मैं आपको समझाऊंगा किस तरह का पेपर 1 पेपर 2 आता है, कैसे चॉइसेस सेलेक्ट करनी होती है, वो सारी चीजें हम बाद में बातचीत करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं।
मॉडर्न जो है, मॉडर्न इंडिया जो है, इसमें थोड़ी सी नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा है ना। जैसे कि हमने पहले देखा एंशिएंट मीडियल में 12 यहाँ पे क्या है 15 यूनिट्स हैं। क्यों 15 यूनिट्स हैं? बिकॉज 12 यूनिट्स मॉडर्न इंडिया की हैं और 3 यूनिट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले पार्ट की हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं इसमें। ये थोड़ा सा सिलेबस जो है बिल्कुल सीधा सीधा है। पहला जो यूनिट है ये इट्स मोर अबाउट अराइवल ऑफ यूरोपियंस, है ना, जो मेजर यूरोपियन कंपनीज हैं, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर इंग्लिश वर्सेज फ्रेंच में कर्नाटिक जो राइवलरी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देन ब्रिटिश का एक्सपेंशन होता है इंडिया में, सारे बड़े जो भी एम्पायर थे इंडिया के सबको ये कब्जा कर लेते हैं। मेजर स्टेट्स लाइक बंगाल हो गया उन सबको ये हरा देते हैं और वो अपना कर्नाटक जो मेजर बैटल्स हैं, चाहे बैटल ऑफ प्लासी है, बक्सर है, वो सब का सब हमें लर्न करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट पीस पॉलिसी जो भी है सब डिस्कस करनी पड़ती है। देन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया, है ना, चार्टर एक्ट से, जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट था 73 का, 73 से लेके पूरा का पूरा 1935 तक ये पूरे एक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ती है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड उसका सोशो कल्चरल पॉलिसीज क्या थी, एजुकेशन पॉलिसी, प्रेस पॉलिसी, ये सब की सब यहाँ पे आ जाती हैं। एंड देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया वो भी हम पढ़ते हैं। एंड पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स अलोंग विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये पूरी की पूरी मेजर थीम्स है। तो मॉडर्न में क्या है ना, सिर्फ नेशनल मूवमेंट नहीं है, वो एक छोटा पार्ट है, इसको हमेशा ध्यान रखना। हम कई बार थोड़ा सा इमोशनल होकर सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, फैक्टर्स लीडिंग टू बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंडिया में लोग एकजुट होते हैं, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर उसमें 4 टाइप की जो पॉलिटिक्स है, मॉडरेट हो गया, एक्सट्रीमिस्ट हो गया, देन द राइज ऑफ गांधीन पॉलिटिक्स एंड देन द सोशलिस्ट पॉलिटिक्स। ये सारी की सारी पॉलिटिक्स हम पढ़ते हैं। गांधी जी के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्वदेशी ऑल द वे अप टू दी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स लेड बाय गांधी जी, चाहे वो रॉलेट सत्याग्रह से स्टार्ट होता हो, देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन लेटर ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड लेटर ऑन वी सी द क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड फाइनली वी गो टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। ये सारा का सारा फेज हम डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स भी साथ में साथ डिस्कस करते हैं। देन अदर स्टैंड्स इन द नेशनल मूवमेंट, बाकी किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया नेशनल मूवमेंट के अंदर, उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म, राइज ऑफ मुस्लिम लीग, जिन्ना की पॉलिसीज, ये हम सब डिस्कस करते हैं। देन जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तो कंसोलिडेशन एज द नेशन स्टार्ट होता है। पॉलिटिकल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो सब का सब हम डिस्कस करते हैं। किस तरीके से हमने कोशिश करी कास्ट से रिलेटेड जो सोसाइटी की आइडेंटिटी है उसको रिड्यूस करने की, हमने सोसाइटी को कैसे मॉडर्निटी के पाथ पे लेके गए, वो सारा का सारा सिलेबस यूपीएससी आपसे पूछती है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस तरीके से हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को डेवलप किया, किस तरीके से हम आगे बढ़े, ये सारा का सारा पार्ट आपको मॉडर्न इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले सेक्शन में पढ़ना पड़ता है। तो ये सारा का सारा पार्ट हमारा मॉडर्न इंडिया का आता है, जिसमें कि 15 यूनिट्स हैं। मॉडर्न वर्ल्ड जो है ये हम जो पढ़ते हैं, अगेन इसमें सिर्फ 12 यूनिट्स हैं। तो 12 यूनिट्स में हम स्टार्ट करते हैं विद द 18th सेंचुरी एनलाइटनमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज। मेजर जो 2 फिलोसफर्स हैं वो यूपीएससी ने यहाँ पूछे हुए, कांत एंड रूसो। जो कांत आते हैं हमारे जर्मनी से और रूसो हमारे आते हैं फ्रांस से, तो इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। देन ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सब के सब हम पढ़ते हैं। ब्रिटेन के अंदर चार्टिस्ट मूवमेंट होती है, वहाँ पे रिफॉर्म एक्ट आता है, वो सब भी हमें डिस्कस करना होता है। अमेरिकन सिविल वॉर हम पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगेन एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन है 18th सेंचुरी का, जो ब्रिटेन से स्टार्ट होता है, वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी सिटी जितने भी स्टेट्स हैं उनके साथ कंपेयर भी करते हैं। देन स्टेट बिल्डिंग एक्टिविटीज, जर्मनी और इटालियन यूनिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। इसके पहले बीच में थोड़ा सा एक पार्ट है यूरोपियन रेवोल्यूशंस 1830 1848, वो भी हम पढ़ते हैं। इंपीरियलिज्म कॉलोनिज्म, जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने किस तरीके से बाकी कंट्रीज को आके कैप्चर किया, किस तरीके से इनको रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, वो सारा का सारा पार्ट हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और भी काफ़ी सारे रेवोल्यूशंस हैं जो हम काउंटर रेवोल्यूशन का नाम देते हैं, जो कि अदर देन द मेन स्ट्रीम फील्ड निकलते हैं, जिसमें कि रशियन रेवोल्यूशन हो गया, चाइनीज़ रेवोल्यूशन हो गया, या फिर राइज ऑफ नाजिज्म, राइज ऑफ फासिज्म। ये सारे के सारे जो दूसरी विचारधारा हैं, जो दूसरे के दूसरे आइडियाज़ आइडियोलॉजीज पे बेस्ड थे, उनको हम डिस्कस करते हैं। 2 वर्ल्ड वॉर हैं, उनके बारे में पूरा टॉपिक आता है। वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा है, जिसको हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लिबरेशन के बारे में पढ़ते हैं, कॉलोनियल रूल से डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ बाकी कंट्रीज के अंदर, एंड फाइनली यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड द राइज ऑफ अमेरिका एंड द यूनिपोलर वर्ल्ड। तो यहाँ पर भी 12 यूनिट्स हैं। तो देखिए, अगर हम पूरे सिलेबस की बात करें तो टोटल जो यूनिट्स हैं वो लगभग हैं 51। एंशिएंट में 12 हैं, मिडिएवल में फिर से 12 हैं। अगर हम बात करें मॉडर्न की, तो मॉडर्न में है 15 एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में है लगभग 12। तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये 51 यूनिट्स में यूपीएससी ने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, आगे मैं आपको और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा और समझाऊंगा किस तरीके से हमें इसकी पढ़ाई करनी है।
आज तो हमने सिर्फ ये समझा है किस तरीके से सिलेबस जो है यूपीएससी ने हमारे लिए डिफाइन किया है। तो सिलेबस हिस्ट्री ऑप्शन में बहुत अच्छे से डिफाइंड है, अच्छे से आपको इसको समझना है और धीरे धीरे करके ये जानना है क्या बेस्ट तरीका है इसको पढ़ने का। इन द कमिंग वीडियोज आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बुक लिस्ट, क्या बुक लिस्ट हमारी होनी चाहिए, किस तरीके से माइक्रो लेवल पे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में वीडियोस बनाऊंगा। तो जो पूरा डेडिकेटेड चैनल बनाया गया हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, अब इसको यूटिलाइज करिए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। दिस इज एन इनिशिएटिव फ्रॉम PW ओनली IAS एंड मी, एंड कोशिश करेंगे आपको बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करें। एंड साइड बाय साइड अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो किसी भी प्रकार की, तो आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सारी जो जानकारीज हैं और एक गूगल फॉर्म बना देंगे, जिससे कि आप कोई भी आपकी क्वेरी हो हम तक पहुंचा सकते हैं और उसको हम आगे जाके उसके हिसाब से आपको हेल्प आउट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोस, तरीके से देखिए, थोड़ा सा फास्ट तरीके से करेंगे ताकि टाइम कम लगे लेकिन वैल्यू जो है वो आपको हमेशा पूरी मिलेगी। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो, विल मीट यू इन द कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।